पागल खाना। उसने कहा, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं तो मेरा कहा मानो। कहो। इतनी देर में हम कमरे में दाखिल हो चुके थे। अफजल ने खिड़की पर से रेशमी पर्दा सरकाकर रोशनी के लिए रास्ता खोल दिया और खुद सिगरेट जलाकर मेरे करीब स्टूल खींचकर उस पर बैठ गया। अब्बा ने मुझे एक बार कहा था, जिंदगी में सच बड़ी मुकद्दम शय सही, मगर कभी कभी झूठ के बगैर आदमी औंधे मुंह गिरता है। कुछ इस तरह के उम्र भर यूं तड़प तड़प के जिंदगी गुजार देता है। इस गैर ज़रूरी तमहीद से उकताकर मैंने कहा, यार तुम मशवरा दो, बोर मत करो। रज़िया कहती है मैं अपने शौहर को छोड़ दूंगी। उधर कल शाम को उसके शौहर ने मुझसे कहा कि मैं रज़िया के बगैर एक मिनट ज़िंदा नहीं रह सकता। रज़िया कहती है, तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं जहर खा लूँगी। मैं सख्त परेशान हूँ। तो क्या तुम रज़िया को चाहते नहीं हो? पता नहीं, ये पहले की बात है, जब उसकी शादी नहीं हुई थी और वो एक कली की तरह भली लगती थी, जिसे ज़माने की हवा छू तक नहीं गई थी। उस वक़्त मैंने उसके लिए अपने दिल में जगह महसूस की थी। दिन भर में एक बार मिल ना लेता तो बेचैनी महसूस करता था। एक दिन चचा अब्बा दुकान का हिसाब लिखाने गए। महीने भर का हिसाब था, रात हो गई। खा पीकर बिस्तर पर गिरा तो नींद आंखों से मीलों दूर। 3 बजे रात तक करवटें बदलता रहा। जब भी बेकरारी में फ़र्क नहीं आया। खबर नहीं कहाँ से मुझको इतना हौसला हो गया कि मैं उसी वक्त रज़िया के यहाँ उसके बंगले में दीवार फांद कर कूद गया। बस यही तो मोहब्बत है, अफ़ज़ल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मोहब्बत है तो मैं रज़िया से मोहब्बत करता था, करता हूँ। नहीं, क्योंकि शिलांग से वापसी के बाद जब दफ़्तन मुझे उसकी शादी की इत्तला मिली, तो मैं चकराया नहीं, बल्कि अचानक मुझे अफ़सोस हुआ कि शिलांग में जिस गुजराती लड़की ने और लड़कियों के साथ गरबा नाचते-नाचते एकदम मेरी तरफ देखते हुए दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया था, वो लड़की भी बड़ी प्यारी थी। यानी तुमने एक और इश्क किया था इस दरमियान? मैंने यार कुछ नहीं किया, ना रज़िया की तरफ बढ़ा, ना रमा की तरफ गया। रज़िया से जब पहली मुलाकात हुई थी, तो अचानक एक दुकान में सिगरेट ले रहा था। वो अपने छोटे भाई के लिए टॉफ़ी खरीदने आई थी। उसके पास 5 के नोट थे। दुकानदार के पास चेंज नहीं था। मैंने चेंज दे दिया। वो नोट और मुझे लिए कई दुकानों में गई। इत्तफ़ाक से कहीं रेज़गारी नहीं मिली। मैंने लाख कहा छोड़ दीजिए, 10 आने की बात है, मगर वो ना मानी। रेज़गारी ना मिली तो 5 का नोट मेरी हथेली पर रखकर ये जा वो जा। मैं भी मामले की नज़ाकत को भांप नहीं सका कि वो लपक कर सामने वाली बस में घुस गई। मैं लपकूं जब तक गाड़ी चल पड़ी, गोया रज़िया का इंतज़ार कर रही थी। अजीब लड़की थी यार। इससे अजीब सुनो, तकरीबन 10 दिन पहले कचेरी रोड पर खड़ा था, शहर आने वाले बस के इंतज़ार में। मेरे साथ मेरे 2 छोटे भाई और बड़े भैया भी थे। रक्षा रुकवाकर रज़िया मेरे पास आई और चेहरे पर बनियों जैसी करख्तगी तारी करते हुए कहा, मेरे 4 रुपए 6 आने दीजिए। याद आया तो निगाहें भैया की तरफ गईं। वो हैरत से कभी मुझको कभी रज़िया को तक रहे थे। रुपए? मैंने जेब में हाथ डाला। 2 रुपए 13 आने थे। मैंने रज़िया की हथेली पर 2 रुपए 13 आने रख दिए। और बाकी के? मैंने दूसरी जेब में हाथ डाला, तीसरी में, मगर जेब में पैसे हों तो तब ना। लाचार बड़ी बेचारगी से एक बार भैया की तरफ और फिर रज़िया की तरफ देखते हुए घबराहट में मेरे मुंह से निकल गया, और तो नहीं है। क्या कहा, नहीं है? खर्च कर लिए क्या? आखिर भैया चुप ना रह सके। 1 रुपया 9 आने, मगर भैया देने लगे तो इसने साफ इनकार कर दिया और हंसने लगी। छोड़िए, माफ़ किया मैंने, इसने मुझसे मुखातिब होकर कहा और लपक कर रिक्शे में चढ़ गई। घर पहुंचे तो बहुत मज़ा रहा। रास्ता भर तो बड़े भैया ज़ब्त किए रहे और अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहे, मगर जैसे ही ड्योढ़ी पार की, हाथ से कपड़ों का पैकेट फेंक कर बेतहाशा हंसने लगे। हंसते-हंसते पलंग पर गिर गए। पलंग पर से उठे तो सोफ़े पर पसर गए। फिर अचानक उन्हें क्या हुआ, वो सिसकियाँ लेकर रोने लगे। बड़े भैया की हँसी देखकर जहाँ मैं शर्म से कटा जा रहा था, वहीं अंदर-अंदर मुझे खुशी भी हो रही थी। तुम्हें शायद पता नहीं, मेरे भैया हमारे कुनबे के बड़े दुखी फ़र्द हैं। 22 बरस की उम्र में उन्होंने एक लड़की से इश्क किया था। खबर नहीं लड़की कैसी थी, लोग कहते हैं खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। हमारा लड़की के ख़ानदान वालों से बहुत पुराना बैर चला आ रहा था।
चुनाचा वालिद मरहूम इस शादी के सख्त मुखालिफ थे और बड़े भैया इतने ज़िद्दी कि आसानी से अपने इरादों से बाज आने वाले न थे। जब कोई सूरत न देखी तो कुएं में छलांग लगा दी। खैर से कुआं खुश्क था, बच गए। इधर अब्बा ने ये शिद्दत देखी तो सख्त घबराए और फैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए लड़की वालों के यहाँ जाएंगे। चुनाचा लड़की वालों के यहाँ गए, भैया के लिए झुके भी, जिल्लत सही खुशामदें की, बड़ी मुश्किलों से इख्तलाफात दूर करके लड़की के वालिदैन को शादी पर रजामंद कराए। तो अचानक बड़े भैया ने शादी से ही इनकार कर दिया। कहने लगे, साफ साफ सुन लीजिए अब्बा मियाँ, अगर आपने शादी करने के लिए मुझसे वहाँ कहा तो रेल की पटरी पर सो जाऊँगा। पटरी पर सो जाऊँगा? वो क्यों? पता नहीं, कहने लगे नहीं करेंगे उस लड़की से शादी जिसके वालिदैन ने हमें जलील किया। सो भाई खामोश और अफसुर्दा रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं। कहते हैं मालूम नहीं ज़िंदगी के किस मोड़ पर छोकरी मिलेगी मुझको। हालांकि उन्होंने अपनी पसंद से शादी की, मगर भाभी की बुराई बराबर करते हैं। तुम्हारी भाभी एक डोल है जिसे मैं गले में लटकाए फिरता हूँ। ये कहकर बहुत उदास हो जाते हैं। लिहाजा मेरे भैया जब किसी बात पर खुश होते हैं तो हम भी घर वाले इनको देखकर खुश होते हैं। ये सब कुछ तो मैं जानता हूँ कि तुम लोग बड़े भैया को बहुत अजीज रखते हो, मगर वो हंसते हंसते रोने क्यों लगे? क्या बराबर ऐसा होता है? नहीं, कभी रोते नहीं देखा उन्हें। मुझे खुद हैरत हुई, यूं रोने पर पूछा तो टाल गए। आंसू खुश्क करते और बज़ाहिर चेहरे पर बशाशत लाते हुए बात पलट दी। ये छोकरा भी अजीब बादशाह। अजीब बादशाह? अफजल ने इस्तफसार किया। अम्मा ये अजीब बादशाह क्या हुआ? पता नहीं भाई, बड़े भैया कभी कभी अपने आप को भी अजीब बादशाह कहते हैं। अफजल कुछ देर ताज्जुब से मेरी आंखें फाड़े देखता रहा, फिर तवक्कुफ से बोला, खैर बादशाह हो ना हो मगर तुम्हारे भैया अजीब ज़रूर हैं और दिलचस्प भी। और तुम्हारी रज़िया उनसे भी ज़्यादा दिलचस्प है। मैंने कहा है नहीं, कहो थी। अब तो इतनी ही सीरियस हो गई है जितनी दिलचस्प कभी थी। शादी के बाद इसमें जो सख्त किस्म की तब्दीली पैदा हो गई है वो खासी ताज्जुब खेज़ है। जहाँ कभी वो एक्टिव थी कि नदी में नाव से फिसलकर जब मैं पानी में गिरा तो वो जान पर खेलकर गहरे पानी में कूद गई। बात बात पर कभी उसकी बोटियां फड़कती थीं। वही रज़िया अब इतनी डल हो गई है कि आराम कुर्सी पर बैठे-बैठे सारा दिन गुजार देती है। शादी के 10वें दिन मेरे आने की खबर पाते ही सीधी घर आ पहुंची और भाभी को देखकर उससे लिपटकर वो रोई है कि भाभी कहती हैं उनका सारा ब्लाउज भीग गया। मैं उस वक्त नहीं था, दोस्तों से मिलने गया हुआ था। उससे बैठे-बैठे काफ़ी देर हो गई। सो भाभी ने उसे इशारों में लौट जाने को कहा। उसने कहा इतनी देर तक बाहर रहने पर उसके घर वाले तशवीश करेंगे। उसका शौहर दफ्तर से आया होगा तो नई नवेली दुल्हन को ना पाकर उसे ताज्जुब हो रहा होगा। मगर रज़िया ने साफ लफ्ज़ों में कहा, वो मुझसे मिलकर ही जाएगी और ये मालूम करेगी कि मैंने उसके ख़तों के जवाबात क्यों नहीं दिए। 6 घंटे बाद जब मैं घर पहुंचा, ड्राइंग रूम में सोफे से पुश्त पर सर लटकाकर रज़िया को सोए हुए देखकर मुझे हैरत हुई। मुझे देखकर भाभी उठ खड़ी हुई कि 6 घंटे से इंतज़ार कर रही है, सीधे ससुराल से आई है, मिले बगैर नहीं टलेगी। भाभी बराबर के दूसरे कमरे में चली गईं। भाभी की आमद से रज़िया की आँख खुल गई, सामने मुझे देखा तो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। ज़रा देर तक मुझे देखती रही, फिर उसकी आँखें भर आईं। मैंने कहा हेलो, तो वो चौंकी। एक बार कमरे का जायज़ा लिया, फिर मेरी तरफ देखा और जवाब दिए बगैर तेज़ी से रूम से निकल गई। और दिलचस्प बात सुनो, सीढ़ियाँ तय करके वो उतरी। मैंने खिड़की से झाँक कर देखा और भी हैरत हुई। रज़िया आगे-आगे जा रही थी और बड़े भैया उसके पीछे-पीछे यूँ लपके जा रहे थे गोया रज़िया को पकड़े बगैर दम ना लेंगे। पता नहीं बड़े भैया दरवाजे से लगे बरामदे में कितनी देर से खड़े थे। तीसरे दिन मैं उसके ससुराल गया तो अकेले में पाकर मुझसे लिपट गई और सिसक-सिसक कर रोने लगी। कहने लगी मैं ज़हर खा लूँगी, मुझे यहाँ से ले चलो वरना मैं ज़हर खा लूँगी। शौहर पसंद नहीं होगा, अफ़ज़ल ने कयास किया। घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कर दी होगी। ये बात नहीं यार, मैंने कहा ऐसा था तो कुछ दिन इंतज़ार कर लिया होता। कहने लगी तुमने मेरे ख़तों का जवाब नहीं दिया और मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही। मैंने साफ लफ्ज़ों में घर वालों से कह दिया था कि मैं अहमद से शादी नहीं करूँगी। अरे वाह! क्या सच? अफ़ज़ल मुझे एक टिक देखने लगा। हाँ यार, कतई सच।
बाद में उसकी तस्दीक हो गई, उसने खुद डॉक्टर साहब को पसंद किया था और बड़ी खुशी से शादी की मंजूरी दी थी घर वालों को। फिर तुमने पूछा नहीं कि अब ये रंग क्यों गांठ रही हो? अफजल बोला, पूछा था। कहने लगी, तुम इतनी जल्दी क्यों चले आए? मैंने सोचा था साल 2 साल बाद आओगे तो जख्म भर चुका होगा, मगर तुम गोया मेरी शादी का इंतज़ार कर रहे थे। ये तो हालत है। इधर इसके खाविन से मिला तो कहने लगे, मेरी बेगम इतनी अच्छी है कि बस इससे अच्छी दुनिया में कोई औरत हो ही नहीं सकती। वो कैसे? तो कहने लगे, एक पल मेरा इंतज़ार करती है, मेरे बगैर सांस लेना दूभर हो जाता है उसे। मैं जब ज़रा देर से घर पहुंचता हूँ तो मुझसे लिपट कर रोने लगती है। अफजल का मुंह खुला का खुला रह गया। बड़ी देर बाद उसने थूक का घूंट निगला और आंखें झपकाकर कहा, मैं तो भाई हार मानता हूँ तुमसे, तुम्हारे इश्क से और ये तुम्हारी रज़िया से। तुम रज़िया से मोहब्बत करते हुए गरबा नाचने वाली गुजरातन से शिलांग में दिल लगाते हो। वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में इत्मीनान से खुशी खुशी शादी कर लेती है, फिर तुमसे मिलती है, तुमसे लिपट कर रोती है। उधर शौहर को बाजार में ज़रा देर हो जाती है तो उससे लिपट कर रोती है। ऐसी औरत तो मैंने ना देखी ना सुनी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि घर पहुंचकर रात को सोऊंगा तो ख्वाब में वो मुझसे भी लिपट कर रोती रहेगी रात भर। और सुनो, इधर भाभी मुझे मलामत करती हैं कि शादीशुदा औरत की ज़िंदगी तबाह कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ। मैं अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहता हूँ तो बरस पड़ती हैं कि ये सब तुम्हारा कसूर है, ख्वाह-मख्वाह उसे बहका रहे हो। मैं रज़िया को समझाता हूँ तो वो खुदकुशी की धमकी देती है। तो अफ़ज़ल भाई, मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ। और बड़े भैया का क्या ख़्याल है? बड़े भैया भी एक मदारी हैं, शादीशुदा हैं, 2 बच्चों के बाप हैं, मगर बातें यूँ करते हैं गोया इस अब्र में भीग रहे हैं। कहते हैं, क्यों नहीं कर लेते शादी? जब लड़की खुद तैयार है, तामुल काहे का? अम्मा ने इसी शहर में हाजी अल्ताफ़ अहमद की छोटी लड़की से मेरी निस्बत तय कर दी थी। लड़की अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद थी। यार, बड़ी स्मार्ट, बड़ी खूबसूरत। घर में सभी को पसंद आई, मगर भैया ने मुँह बना लिया। शहनाज़ भी कोई लड़की है, बेकार सी यूं ही। ऐसी छोकरी मैं अहमद के लिए लाऊंगा? तौबा करो जी। लोग पूछते हैं बुराई क्या है तो कुछ जवाब नहीं बन पड़ता। सरासर बुराई है, कोई खूबी नहीं, ये क्या बुराई नहीं है? भाभी ने जलकर कहा, तुम दोनों भाइयों में क्या खूबी है? मोटे, भद्दे, काले कलोटे, नाक यूं लगती है गोया जली हुई पकौड़ी रखी है। इतनी खूबसूरत लड़की में कीड़े डाले जा रहे हो। अफजल ने हंसते हुए कहा, सच तो कह रही थी तुम्हारी भाभी, और कहका लगाकर हंसने लगा। जरा तवक्कुफ से चौंक कर पूछा, फिर क्या कहा तुम्हारे बड़े भैया ने? एक शाम जब घर के लोग नुमाइश देखने गए हुए थे तो बड़े भैया मुझे खींचकर अपने कमरे में ले गए। अंदर घुसकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और कहने लगे, बुज़दिल हो तुम अहमद, राह फरार ढूंढते हो, ये जानते हुए भी कि वो लड़की तुम्हारी शादी की खबर पाते ही खुदकुशी कर लेगी। मैंने इस्तफसार किया तो कहने लगी, या तो तुम खुद पागल हो या फिर तुम्हें रज़िया पागल बना रही है। अरे वो मियाँ बीवी खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रज़िया तो अपने शौहर के नाम पर लौट लौट जाती है। फिर अमजद मियाँ को देखा है तुमने? कितने खूबसूरत जवान हैं और बीवी को चाहते भी उसी कदर हैं। आप अहमद की भाभी हैं तो मेरी भी भाभी हुई। मुझे आप ये बता दें कि आप औरतें जादूगरनियाँ कैसे हो जाती हैं? तुम्हें पता है ये बात मुझे किसने कही? ये बात मुझे रज़िया के शौहर अहमद ने कही। मैं घबराई तो वज़ाहत करते हुए रज़िया की तरफ इशारा किया। इनकी तरफ देखिए, साल भर हो गया है अम्मा से मिले हुए। कहाँ मैं महीने गाँव का एक आध चक्कर ज़रूर लगा लेता था, कहाँ 12 महीने से ऊपर होने को आए अम्मा से मिले हुए। और जब जाना चाहता हूँ तो ऐसा दर्द सर बन जाती है कि बस मेरे पाँव में ज़ंजीर पड़ जाती है। इधर अम्मा को ही शिकायत है कि मैं जोरू का ग़ुलाम हो गया हूँ। और रज़िया? मैंने भाभी से पूछा। रज़िया बहुत खुश है। इधर मियाँ उसकी मोहब्बत का तज़किरा कर रहे हैं, उधर बन्नो यूँ मुस्कुरा रही हैं कि अगर ज़रा-सा छेड़ो तो मुँह से फूल झड़ने लगेंगे। जब उसके ख़ाविंद गए तो मैंने पूछा, अहमद को जानती हो? कहने लगी, कौन अहमद? अरे अहमद, मेरे देवर। इसने चौंक कर जवाब दिया। वो अहमद भाई की बात कर रही हैं आप? खूब जानती हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत शरीफ हैं। अफ़ज़ल ने सुनकर बेतहाशा कहका लगाया। देर तक हँसता रहा। यानी अहमद भाई, मतलब ये कि आप अपनी महबूबा के भाई बन गए। हाँ यार, मेरा तो गुस्से के मारे बुरा हाल है। जिस शिद्दत से तुम हँस रहे हो, इतनी ही शिद्दत से भाभी भी कहका लगा रही थी उस वक़्त।
और उनके साथ बड़े भैया भी लगातार कहका लगा रहे थे। इधर मैं शर्म से पानी-पानी हो रहा था। और सुनो दिलचस्प बात, उधर भाभी टली, इधर बड़े भैया को देखा तो एकदम संजीदा। मैंने चौंक कर देखा तो सच मानो एक नज़र में तो वो मेरी पहचान ही में ना आए, जैसे कोई अजनबी आ गया हो कमरे में। मैंने घूर कर देखा तो बड़ी नफ़रत से मुँह बनाया और आँखें झपकते हुए हल्के से कहा, बुज़दिल, और कमरे से निकल गए। मैंने लपक कर पूछा, अब बुज़दिल कैसे? उन्होंने कोट के कॉलर से मेरा हाथ हटाया और झड़क कर कहा, जाओ जाओ, भाभी के आंचल से बंधे रहो, औरतों की बात पर एतबार करते हो। मैंने कहा, रज़िया जो औरत है। जवाब नहीं बन पड़ा तो बिगड़ कर बोले, जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारी औरत। मेरा मशवरा यही है कि तुम कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ दो। मैं भी तो यही चाहता था यार, मगर अम्मा ज़िद कर रही हैं कि नबी हुसैन की साहबजादी से शादी कर लूँ। इन्हें दिल का मर्ज़ है। कहती हैं इस माह में कर लो, आज ही कर लो, बल्कि अभी कर डालो। परसों मुझे इनकी कोठी ले गई थी। तन्हाई में लड़की से मेरी मुलाकात भी हुई। सांवले रंग, बड़े अच्छे खतूत वाली लड़की है। पहली नज़र में तो मुझे शक हुआ ये लड़की सूरत आशना है। कहीं न कहीं देखा है, मगर कहाँ? याद नहीं आया। ज़रा देर बाद उसने आदाब के लिए मुस्कुराकर हाथ उठाया तो दफ़ातन मुझे वो गुजराती लड़की याद आई जो शिलांग में मुझे मिली थी। शिलांग वाली गुजराती लड़की वही ना, जिसने नाचते-नाचते तुम्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया था? हाँ, हाँ, वही। नबी हसन की साहबज़ादी बिल्कुल उससे मिलती-जुलती थीं। बड़ी-बड़ी स्याह आँखें, सुर्ख़ी माइल सांवली जिल्द, उलझे-उलझे बेतहाशा बढ़े हुए बाल, नज़रें झुकाकर मुस्कुराने का अंदाज़ भी वही। फिर जब उसने कुछ कहा तो मुझे शक गुज़रा कि ये आवाज़ भी गुजरातन की है। ताज्जुब है, सख्त ताज्जुब है। यार जानते हो उसने मुझे क्या कहा? कहने लगी, मैंने तो कहीं आपको देखा है। मैंने हैरत से पूछा, कहाँ देखा है? तो पलकें झपक-झपक कर कुछ देर मुझे देखती रही। उसकी पेशानी शिकन आलूदा हो गई। यूँ महसूस होने लगा जैसे वो माज़ी की छोटी-छोटी बातों में चक्कर लगा रही है। मैंने दोबारा पूछा तो चौंकी। याद नहीं आता, मगर मुझे ऐसा मालूम होता है मैं आपसे मिल चुकी हूँ। मुझे जलन होने लगी। मैंने ज़रा तंज से पूछा, कितने मर्दों से मिल चुकी हो अब तक? सिर्फ़ एक से, और वो शायद आप हैं। उसने बड़े तवाज़ुन से जवाब दिया, गोया मेरे तंज को महसूस ना किया हो। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से चला गया तो मुझे महसूस होने लगा कि मैं शिलांग से वापस जा रहा हूँ। मगर जो लड़की मुझे स्टेशन पर हाथ हिला-हिला कर अलविदा कर रही थी, वो कोई और नहीं, वो तो नबी हसन की साहबज़ादी थी, जिससे मैं कभी मिला ही नहीं। कुछ देर तक कमरे में खामोशी तारी रही। अफ़ज़ल ने लड़के को चाय लाने के लिए कहा था, चाय आ गई। उसने एक प्याली मुझे दी और एक खुद ली, और आहिस्ता-आहिस्ता सुड़ुक-सुड़ुक कर हम दोनों चाय पीते रहे और साथ ही अपनी-अपनी सोचों में गलत मसाइल का हल ढूँढते रहे। जब काफ़ी देर हो गई और अफ़ज़ल ने चाय ख़त्म करके सिगरेट जलाई तो मुस्कुराते हुए इत्मीनान से बोला, तो फिर उस नबी हसन की लड़की से शादी कर लो। यार मैं भी तो यही चाहता हूँ, मुझे लड़की पसंद भी है, मगर दोस्त रज़िया का क्या होगा? कहीं उसने वाक़ई जान दे दी तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा? मैं पागल हो जाऊँगा। यूँ भी कभी सारी दुनिया मुझे भोली और अफ़सुर्दा नज़र आने लगती है। उस वक़्त खबर नहीं कैसे रज़िया शिद्दत से याद आने लगती है। अगरचा मैं रज़िया के लिए अपने दिल में कोई जगह नहीं पाता। मगर फिर ऐसा क्यों महसूस होता है जैसे-जैसे अफ़ज़ल हँसने लगा, ज़ोर से कहका लगाकर। तुम भी यार कम अजीब नहीं हो। झूले पर बैठे नज़र आते हो, पींग ऊपर चढ़ती है, तो तुम भी उसके साथ-साथ ऊपर उड़ते हुए मालूम होते हो। पींग नीचे आती है। ये सब तो है, मगर यार तुम जानते तो हो, तुम ही तो मेरे राज़दार हो। मेरी ज़िंदगी के पेशो-कम से वाकिफ़ भी सिर्फ़ तुम ही हो। तुम ही कोई रास्ता निकालो। मैं मकड़ी की तरह अपने जाले में उलझ कर रह गया हूँ। रज़िया का क्या करूँ? डरता हूँ नेक बख़्त कहीं वाक़ई ज़हर ना खा ले। इसके बाद शायद इसका ख़ाविंद भी ज़िंदा ना रहे, वो भी कहीं छलांग लगाकर जान ना दे दे। इस तरह दो-दो खून मेरी गर्दन पर। आज सुबह जब ये सारे हालात बड़े भैया को मालूम हुए तो कहा, कर ही डालो शादी रज़िया से, हर्ज क्या है? उसके शौहर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं ज़िम्मा लेता हूँ। रज़िया ज़ोर देगी तो वो महज़ इसकी खुशी के लिए उसे तलाक भी दे देगा। बाद-अज़ां मैं उसे सँभाल लूँगा। मेरे एक दोस्त की बहन है, मैं उससे उसकी शादी करा दूँगा। जब मैंने बड़े भैया को डाँट पिलाई कि ये क्या अहमकों की तरह बातें कर रहे हैं, इसका शौहर कभी तलाक नहीं देगा और ना कभी दूसरी लड़की से शादी करेगा।
वो कुएं में छलांग लगा देगा। जब सारा ऊंच नीच समझाया तो वो बहुत देर बाद गर्दन हिलाने लगे। हाँ हाँ, मुमकिन तो है। फिर बड़े भोलेपन से, अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। मुझे कुछ सुझाई नहीं देता, जो कहोगे करूँगा। यूं कहने लगे गोया केस मेरा नहीं, खुद उनका है। ये सुनकर अफजल हंसने लगा, बेतहाशा हंसने लगा। अरे अहमद, ऐसे दिलचस्प आदमी से मिलाया नहीं तुमने। कहाँ है तुम्हारे बड़े भैया, जरा दिखाओ ना। ये भी सुन लो, वो हजरत घर पर नहीं है। जानते हो वो इस वक्त कहाँ होंगे? कहाँ? रजिया के यहाँ। अफजल ने पूछा, वो क्यों? आज वो मेरे लाख समझाने के बावजूद रजिया को ये समझाने गए हैं कि वो अपना पागलपन छोड़ दे और अपनी खानगी जिंदगी के शिराजे को बिखरने से बचा ले। कमरे में थोड़ी देर तक खामोशी रही। सिर्फ तेज हवा के झोंके खिड़की के रेशमी पर्दों से दीवानों की तरह उलझते रहे। मैंने जेब से सिगरेट निकाली, एक अफजल को पेश की, एक खुद ली। खामोशी से गर्दन झुकाए, हमने अभी दो चार कश ही लगाए होंगे कि बरामदे से खंखारने और नाक साफ करने की आवाज़ों ने हमें अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। शायद बड़े भैया हैं, मगर वहाँ क्या कर रहे हैं? हम बरामदे तक गए तो देखा, वाकया ही बड़े भैया थे। आराम कुर्सी पर पाँव लटकाए यूं चुपचाप सोच में गलता बैठे थे, गोया उन्हें इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं। हमें देखा तो हड़बड़ाकर उठ बैठे और चौंक कर बोले, वो तो चली गई। हाय, मैंने कुछ समझते हुए बेसाख्ता कहा। कहाँ और किसके साथ? अपने शौहर के साथ, शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चली गई। ये कहते हुए बड़े भैया की आवाज़ रुंध गई और आंखें भर आईं। दफ़्फ़तन मैं समझ ही ना सका कि इस मकाम पर मैं रोऊं या ज़ोर-ज़ोर से कहका लगाऊं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए रीडर्स रिपब्लिक को सब्सक्राइब करें।